Hello everyone. In this vlogging series, which is all about on how to write answers, we have our very first video on the topic endometriosis. So guys, before we start this video, I have two thoughts to share with you. First, stay focused, stay calm whenever you start writing an answer or you start studying a subject. Second, note the headings under which you are going to compose your answer. Like, we are going to study the endometriosis under following headings. First, definition. Second, site. Third, theories related to endometriosis. Fourth, risk factor. 5, protective factor. 6, clinical features. 7th, management. Management includes two headings. First is investigation. Second, treatment. Treatment also includes two headings, medical and surgical, and then the differential diagnosis. तो गाइस, एंडोमेट्रोसिस जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरह भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है और एज अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है. बट द एडवाइस विच आई फॉलो एंड विच आई सजेस्ट इज दैट कि आपका क्वेश्चन चाहे लॉन्ग में पूछा जाए चाहे शॉर्ट में पूछा जाए, आप उसको सारी हेडिंग्स में अटेम्प्ट कीजिए अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई ना कर रहा हो कि ये क्वेश्चन में आपको इतना सही पार्ट बताना है, लाइक क्लिनिकल फीचर्स ही बताने. तब तक आप अपने क्वेश्चन को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए. वेदर इट इज़ शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, पूरा अटेम्प्ट कीजिए. तो बिगिन करते हैं हम लोग एंडोमेट्रोसिस से. एंडोमेट्रोसिस सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी होगी. तो डेफिनेशन क्या होगी कि जैसे ये एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू है, मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्राइन कैविटी में ना प्रेजेंट होके कहीं और प्रेजेंट है, अदर एडेनेक्सल मासेस में प्रेजेंट है. ठीक है, तो द डेफिनेशन इज द प्रेजेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी इज नोन एज एंडोमेट्रोसिस. अब सेकेंड पॉइंट हमने देखा था कि साइट होता है, तो साइट में सबसे पहले साइट हो सकती है आपकी ओवरी. तो मोस्ट कॉमन साइट इज ओवरी. फिर द रेयरेस्ट साइट इज सीएनएस, और कभी जहाँ नहीं होता है वो है आपकी स्प्लीन. तो बेसिकली इस तरह के पॉइंट्स को कोट किया करो ताकि ये पता चले कि आपने एकदम डेप्थ में पढ़ा है और आप बस यही दो पॉइंट पढ़ रहे हो. आप सारी लोकेशन आपको नहीं याद करनी पड़ी, आपने एक ही दो इंपॉर्टेंट लोकेशंस बताई और ये बता दें कहाँ नहीं भी होता है. अब अगर एक सीक्वेंस देखें तो सबसे ज़्यादा ओवरी में होता है, फिर उस पर पाउच ऑफ डगलस फॉलोड बाय यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, फिर ब्रॉड लिगामेंट और फिर फेलोपियन ट्यूब. ठीक, अब साइट हो गया. साइट के बाद हम पूछते हैं कि कैसे हुआ ये, तो हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की. तो यहाँ पैथोजेनेसिस या इटियोलॉजी, जो इटियोपैथोजेनेसिस हम कहते हैं, वो थ्योरीज के बेसिस पे दी गई है. तो यहाँ तीन थ्योरीज बहुत फेमस हैं. एक है सैमसन्स थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन, दूसरी है थ्योरी ऑफ सीलोमिक मेटाप्लेजिया और तीसरी है मेटास्टेटिक थ्योरी. अब इन तीनों थ्योरीज में भी बुक में बहुत सारा कंटेंट दिया रहता है, तो हमें बेसिकली ध्यान देना है कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी. तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है सैमसन्स थ्योरी ऑफ इम्प्लांटेशन. तो हम उसके बारे में एक दो पॉइंट कोट डाउन कर देंगे. ठीक है, और बाकी दोनों थ्योरीज का नाम लिख देंगे. इन तीन थ्योरीज के अलावा भी बुक में बहुत सारी थ्योरीज मेंशन है, पर हम उस डिटेल में अपने आंसर को प्लान आउट नहीं करने वाले हैं. इसके बाद अब आते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं हर बीमारी के, फिर होंगे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स. तो बेसिकली यहाँ पर गायनेकोलॉजिकल डिजीज में हम लोग बेसिकली रिस्क फैक्टर्स और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे टीचर्स, तो उन पर हमें भी स्ट्रेस देना होगा. लेकिन अब उनके डेप्थ में जाके उन्हें नहीं लिखना होगा, सिर्फ कोट डाउन करना पड़ेगा कि रिस्क फैक्टर्स में जैसे कि ओबेसिटी होगा, नलीपैरिटी, अर्ली मेनार्की, लेट मेनोपॉज, लेट मैरिजेस, हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, लेट चाइल्ड बर्थ, ये जितनी भी कंडीशन जिसमें ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर बॉडी में चाइल्ड के बढ़ गया या फीमेल के बढ़ गया, उन सब कंडीशंस में आपको बेसिकली रिस्क होता है एंडोमेट्रोसिस होने का. तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फिर बात करेंगे तो फिजिकल एक्सरसाइज होगा, मल्टीपैरिटी होगा, प्रेगनेंसी एंड स्मोकिंग. अब स्मोकिंग इज प्रोटेक्टिव फैक्टर बिकॉज इट रिड्यूसेस द एरोमेटेज एंजाइम एंड थस डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन. बट दैट डजंट मीन दैट वी स्टार्ट कंज्यूमिंग smoking or we do start doing smoking because it is a protective factor. No, it has got lot more harmful factors also. Now we talk about the clinical features. अब clinical features हमेशा signs and symptoms में आता है, पर अगर आपको याद नहीं हो तो आप लोग बेसिक दोनों को मिला के लिख दीजिए. बेसिकली याद रखिए कि कौन से साइन और सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पे स्ट्रेस दीजिए. अगर डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं, मतलब साइंस अलग लिख रहे हैं, सिम्टम्स अलग लिख रहे हैं, तो इट इज़ मच बेटर. पर अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स पे फोकस कीजिए. अब हर जगह तो नोजिया वॉमिटिंग डायरिया ऑलमोस्ट हो जाता है, पर हमको हर जगह थोड़ी ना उसको लिखना है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करने वाले हैं. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है पेन. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, और उसमें भी मोस्ट कॉमन टाइप पेन कौन सा होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया. दूसरा यहाँ पर क्लिनिकल फीचर है इनफर्टिलिटी.
अब इनफर्टिलिटी यहाँ होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन होता है साइटोकाइंस की वजह से, और हार्मोनल इम्बैलेंस है क्योंकि ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ है चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोमा, ये एक फाइंडिंग यहाँ मिलती है, तो उस पर भी फोकस करना है। और चौथी प्रॉब्लम है कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पर। अब ये तो हमने बेसिकली एनालाइज कर दिया कि ये प्रॉब्लम्स या ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, पर उसमें क्लिनिकल ट्रायड बनता है। ये क्लिनिकल ट्रायड जैसी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इनफर्टिलिटी और डिस्पेरोनिया का यहाँ क्लिनिकल ट्रायड है। तो अगर ऐसा कुछ मिले तो उसे एक डायग्राम बना के लिख देना चाहिए, ठीक है। फिर अब आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं कि सिर्फ ट्रीटमेंट लिख देते हैं। मैनेजमेंट इज़ नॉट अबाउट ट्रीटमेंट, इट इज़ अबाउट बोथ इन्वेस्टिगेशंस एज वेल एज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस में बेसिकली हम यहाँ पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हमें 3 इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है। पहली फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस, दूसरी एडेनेक्सियल मास, और तीसरी नोड्यूल्स ऑन यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। और जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं वो है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें हमें चॉकलेट सिस्ट मिलती है इन द ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। The investigation of choice over here is laparoscopy. Laparoscopy में एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग मिलती है, पाउडर बर्न अपीयरेंस। और भी फाइंडिंग मिलती हैं जो कि आप डिटेल्ड वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं, जो कि गायनेकोलॉजी सेक्शन की प्लेलिस्ट में दिया गया है। तीसरी चीज़ है गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ होगी, वो है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब जैसे आया हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो आप हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ आप नॉर्मल डायग्राम भी बना सकते हैं। साइड्स को शो करने के लिए भी एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। फिर यहाँ पर हम CA 125 लेवल्स को भी चेक करते हैं, क्योंकि वो इंक्रीज होती हैं आपके एंडोमेट्रोसिस में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसकी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। तो इस तरह के अगर पॉइंट्स लिखोगे तो टीचर का ध्यान जाएगा। और अपने आंसर को हाईलाइट करना मत भूलना, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही रीड कराना है जितना आपने सही लिखा है, आपको पूरी कहानी रीड नहीं करानी है। ये तो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स पे बेसिकली स्ट्रेस देना, बाकी कहानी अपने वॉल्यूम जो होती है ऐड करना, वो अपने आंसर्स में ज़रूर ऐड करना, पर इन पॉइंट्स को बेसिकली हाईलाइट करना और कोशिश करना कि आखिरी पॉइंट पे आप सिर्फ ये पॉइंट्स पढ़ रहे हो और पूरी बुक रीड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट मैनेजमेंट का होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट 2 तरह का होगा, हमेशा मेडिकल और सर्जिकल। इस तरह से ही लिखना चाहिए आंसर, ताकि टीचर का ध्यान जाए। तो मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पर हम सिर्फ पेन के लिए करते हैं, जिसमें हम NSAIDs, कंटिन्यूस GnRH, प्रोजेस्टेरॉन ये सब देते हैं। प्रोजेस्टेरॉन इज द चीपेस्ट मोडालिटी एंड कंटिन्यूस GnRH जो होता है इट इज द बेस्ट मोडालिटी। इस तरह के पॉइंट रख दो कि कौन बेस्ट है, कौन चीपेस्ट है, तो आपका आंसर अच्छा हो जाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में 4 चीज़ें कर सकते हैं, एडिसियोलाइसिस, फल्गरेशन ऑफ लीशंस, लैप्रोस्कोपिक यूट्रोसैक्रल नर्व एब्लेशन, ट्रांसएब्डोमिनल हिस्टेरोस्कोपी प्लस बायलैटरल सैल्पिंगो ओफेरेक्टमी। अब इन सारे प्रोसीजर्स को अगर आपके पास टाइम है और अगर आपका क्वेश्चन डिमांड करता है तो एक्सप्लेन कीजिए, नहीं करता तो मत कीजिए। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो लिखें चाहे ना लिखें, अगर आपका टाइम है तो लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर होगी क्रोनिक पेल्विक इन्फेक्शन, बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर। सो फ्रेंड्स, आई गेस यू हैव गॉट एन ओवरव्यू ऑफ हाउ टू राइट द आंसर। अब अगर आपको डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इसकी वीडियो को। और गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम ऐसी रोज़ वीडियोस बना सकें। कोशिश तो करूँगा कि मैं अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझूँ वो मैं अगले वीडियो पे बनाऊँगा। और अगर आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अपनी तरफ से चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।